the next we have is the difference between macroeconomics and microeconomics. तो the basis of differences are written on the screen. हम इन सारे बेसिस को ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएट करेंगे माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स में. तो चलिए देखते हैं. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है बेसिस ऑफ स्टडी. तो जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट्स से मिलकर बनता है. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं और जब हम उनको सबको मिला देते हैं तो वो इकोनॉमी बन जाता है. तो फ्रेंड्स, अब अगर हम किसी भी इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल यूनिट को पिक करें और उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करें तो हम कहेंगे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं. लेकिन अगर हम पूरी इकोनॉमी को कोलैबोरेटिवली उसके सारे इंडिविजुअल्स को मिला के स्टडी करें तो फिर हम कहेंगे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट लेवल, फर्स्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन. देखते हैं. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स है. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स it is the study of economy as a whole. यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी को as a whole study करते हैं. Examples: in microeconomics, it studies how a consumer makes a choice of goods and services to maximize his satisfaction with a given income. कि कैसे एक consumer is again an individual unit. हम पूरे national इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे रेसिडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज को पिक करता है ताकि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके. तो जब हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. On the other hand, in macroeconomics, we see that it studies how the national resources are used so that the welfare of all the residents is maximized. यहाँ पे हमने सारे ही residents की welfare के बारे में सोचा है और ये देखा है कि कैसे हम हमारी इकोनॉमी के सारे national resources को use करें कि हमारे residents की welfare maximize की जा सके. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स. वेरिएबल्स का मतलब होता है वो क्वांटिटीज या फिर वो कंपोनेंट्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं. और मेजर हम इन नंबर्स, इन किलोग्राम्स, इन ग्राम्स, इन लीटर्स, इन मीटर्स. तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. तो माइक्रो इकोनॉमिक उन वेरिएबल्स को स्टडी करता है विच आर माइक्रो मतलब छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स को. और जब हम उन सारे ही इंडिविजुअल्स को मिला देते हैं और फिर एक साथ कंबाइनली स्टडी करते हैं तो हम उनको बोलते हैं मैक्रो वेरिएबल्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इन मैक्रो वेरिएबल्स को जो हम एक साथ सारे यूनिट्स को मिला के स्टडी करते हैं. For example, in microeconomics, individual demand or supply, individual firms output, individual savings, price determination of a commodity. Individual demand मतलब एक इंडिविजुअल की, एक कस्टमर की, एक कंज्यूमर की डिमांड या फिर एक कमोडिटी की डिमांड, या फिर इंडिविजुअल सप्लाई, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म्स आउटपुट, एक फर्म का आउटपुट, सिमिलरली एक पर्सन की सेविंग्स, फिर एक कमोडिटी का प्राइस. ये सारे ही वो टर्म्स हैं जो इंडिविजुअल हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं. तो इन सभी को हम माइक्रो वेरिएबल्स बोलते हैं और ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी सी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. All these issues are studied at the level of economy. ये सारे ही वो issues हैं. एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई, नेशनल इनकम, सारे ही इंडिविजुअल्स की इनकम, सिमिलरली नेशनल सेविंग्स, प्राइस लेवल, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट. ये सारे ही वो इश्यूज हैं जो हम कंबाइनली स्टडी करते हैं और इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक एजेंट्स. तो पहले इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब समझ लेते हैं. Economic agents refers to individuals and institutions who take the economic decisions.
फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब वो इंडिविजुअल्स और वो इंस्टीट्यूशंस जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस जैसे कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी कंजम्पशन होगी, हमारी इकोनॉमी में कितना मॉनेटरी सप्लाई होगा, कितना हम क्रेडिट ग्रांट करेंगे, ये सारे ही इकोनॉमिक डिसीजंस जो इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन सभी डिसीजंस को लेने वाले इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स दो तरह के होते हैं, पहला इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स and second institutional economic agents. So let us first have a look on individual economic agents. It include consumers and producers. They focus on the maximization of personal gains. Individual नाम से पता चल रहा है कि it comprises of individuals, और कौन से individuals? Consumers या फिर producers. ये दोनों ही, कंज्यूमर का हमेशा फोकस ये रहता है कि मैं अपनी लिमिटेड इनकम से कौन से गुड्स परचेज करूं, कौन से कहां एक्सपेंडिचर करूं कि मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज मुझे मैक्सिमाइज होके मिल सके। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स का ये फोकस रहता है कि मैं कौन से गुड्स प्रोड्यूस करूं, कौन से गुड्स सप्लाई करूं कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकूं और जिनकी डिमांड जो है मार्केट में वो बहुत ज्यादा हो। तो ये दोनों ही अपने पर्सनल गेन्स को मैक्सिमाइज करने में लगे रहते हैं। इनका मेन फोकस होता है टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल गेन्स। सेकेंडली, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस, बैंक्स. They focus on the maximization of economic welfare. फ्रेंड्स, इनमें गवर्नमेंट आती है, कॉरपोरेशंस आते हैं और बैंक्स आते हैं, और इनका काम रहता है कि ये इकोनॉमी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचें और उसके लिए एक्शंस लें। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का ये फोकस रहता है कि हम इकोनॉमी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, हम किन किन इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दें, कहाँ कहाँ से टैक्स रिडक्शन करें ताकि हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का वेलफेयर हो। सिमिलरली कॉरपोरेशंस जैसे कि आरबीआई का फोकस ये रहता है कि हम इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई करें और हम बैंक्स को कितना क्रेडिट अलाउ करें ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस रहे। सिमिलरली बैंक्स का फोकस रहता है कि हम हमारे कस्टमर्स को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करें। तो ऑल दीज फोकस अपॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो अब इकोनॉमिक एजेंट्स का इन दोनों में, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रेलेवेंस है ये देखते हैं। एट माइक्रो लेवल, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे ही इकोनॉमिक डिसीजंस को इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स लेते हैं। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स का कोई भी रोल नहीं रहता। ये सारे ही यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे कि कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स लेते हैं। However, at macroeconomics we see all the decisions are taken by institutional economic agents. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या ग्रुप, कि हम कितने बड़े ग्रुप को एक साथ ले सकते हैं और कितने बड़े ग्रुप को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है ये लिमिटेड रहता है कि हम बहुत कम यूनिट्स को, लिमिटेड यूनिट्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ तो हम सारे ही यूनिट्स को एक साथ कोलैबोरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, हम ज्यादा से ज्यादा एट द मोस्ट वाइडर लेवल सिर्फ एक इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को एज अ होल स्टडी कर सकते हैं। Then next we have different set of assumptions, कि हमारी assumptions माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स some variables are assumed to be constant at micro level.
बट दे चेंज एट मैक्रो लेवल, कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो लेवल पे कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं होते, लेकिन वही सेम वेरिएबल्स मैक्रो लेवल पे आके चेंज होते हैं। और ऐसा ही सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी होता है कि सम वेरिएबल्स आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एट मैक्रो लेवल बट दे चेंज एट माइक्रो लेवल। कुछ वेरिएबल्स हमारे मैक्रो लेवल पे कांस्टेंट हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे हम देखते हैं कि वही वेरिएबल्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड इन मैक्रोइकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम। फ्रेंड, इन टॉपिक्स को हम आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे, तो अभी बस इतना ही समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में ही अलग अलग रहता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक का मेन इशू, सेंट्रल इशू है, वो ये कि हम रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें। रिसोर्सेज को एलोकेट करना मतलब, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक के लेवल पे देखें तो हर इंडिविजुअल के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इन अदर वर्ड्स, हर इंडिविजुअल की लिमिटेड इनकम होती है। अब वो इनकम को वो इंडिविजुअल कैसे एलोकेट करेगा कि उससे, उसके उस एलोकेशन से उसके जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो ये मेन इशू रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसे हम स्टडी करते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी सी determination of the overall level of output and employment is the central issue। इसका जो मेन इशू होता है वो ये कि हम हमारे ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट को, मतलब कि किसी एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है, या फिर टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, उसकी डिटर्मिनेशन मेन सेंट्रल इशू रहता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Then next we see method of study. So method of study of both microeconomics as well as macroeconomics are different. So method of study in microeconomics is called partial equilibrium analysis। अगर आप microeconomic को study कर रहे हो तो जिस method से study कर रहे हो उस method को हम बोलते हैं partial equilibrium analysis। Friends, partial इसलिए कि हम टोटल इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते, हम किसी भी इकोनॉमी का एक सिंगल यूनिट पिक करते हैं, जैसे कि एक इंडस्ट्री या फिर एक फर्म या फिर एक कंज्यूमर, और उसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। दैट इज व्हाई द वर्ड पार्शियल इज यूज्ड हियर। However, in macroeconomics, method of study is called general equilibrium analysis, क्योंकि यहाँ पे हम total economy के equilibrium की बात कर रहे हैं। That is why we have used the term general. So it is called general equilibrium analysis. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये है क्या चीज। What is logical at micro level may not be logical at macro level and vice versa। कि माइक्रो लेवल पे जो चीज लॉजिकल है वो जरूरी नहीं है कि मैक्रो लेवल पे भी लॉजिकल हो सकता है वो माइक्रो पे तो हमें लॉजिकल लग रही है, उसका रेलेवेंस लग रहा है, लेकिन मैक्रो लेवल पे वही चीज हमें इलॉजिकल लग रही है। फ्रेंड्स, थोड़ा याद कीजिए, अभी हमने एक बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था माइक्रो लेवल की एजम्पशंस मैक्रो लेवल की एजम्पशन से डिफरेंट होती हैं। कभी कभी जो चीजें माइक्रो लेवल पे कांस्टेंट होती हैं वो मैक्रो पे कांस्टेंट नहीं होती, और सिमिलरली मैक्रो लेवल के साथ भी होता है कि वहां जो चीजें कांस्टेंट हैं वो माइक्रो लेवल पे कांस्टेंट नहीं होती। तो सेम रूल हैपेंस, सेम रूल अप्लाइज हियर कि माइक्रो लेवल पे काफी सारी चीजें हमें लॉजिकल लग रही हैं और मैक्रो लेवल पे आके वही इलॉजिकल हो रही हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि मैं क्या लॉजिकल एंड इलॉजिकल कर रही हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक फार्मर हैं और आप पोटैटोज प्रोड्यूस करते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करें और आप सोच रहे हैं कि आप एक पीस ऑफ लैंड और परचेस कर लें जहां पे आप और ज्यादा पोटैटोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपका इनकम लेवल इंक्रीज होगा और आपकी ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉस्पेरिटी लेवल है वो भी राइज होगा। अब ये तो हमने देखा इंडिविजुअल के पार्ट पे कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब माइक्रो लेवल पे ये है कि यस, उसकी इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप
इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि इकोनॉमी के सारे ही फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड कर दें, अगर सारे ही फार्मर्स और पीस ऑफ लैंड खरीदना स्टार्ट कर दें और उन पे और पोटैटोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तो होगा क्या, इवेंचुअली हमारी इकोनॉमी में पोटैटोज की सप्लाई एक्सीड हो जाएगी पोटैटोज की डिमांड से। और हम सब जानते हैं कि जब पोटैटोज की किसी भी कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज होती है डिमांड से, तो हमें प्राइसेस डाउन करने पड़ते हैं ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो सेल आउट हो। तो मैक्रो लेवल पे हम ये देख रहे हैं कि यही चीज, सेम चीज जो माइक्रो पे लॉजिकल लग रही थी कि हाँ अगर हमने एक चीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी तो ये हमारा पर्सनल गेन इंक्रीज करेगी, वही चीज मैक्रो लेवल पे आके एकदम इनवैलिड प्रूव हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा फॉल हो जाएंगे अगर हमें हमारा प्रोडक्ट सेल आउट करना है मार्केट में। तो इसी को हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। इफ अ फार्मर produce more potatoes when there is excess demand for potatoes, it will add to his prosperity. But if all the farmers in an economy produce more potatoes, the aggregate supply will increase, causing the prices and the profits to fall. अगर हमारा एक फार्मर ज़्यादा पोटैटोज प्रोड्यूस कर रहा है in excess of demand, तो इससे उसकी प्रॉस्पेरिटी ऐड होगी। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी के सारे ही फार्मर ज़्यादा पोटैटोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई हमारी डिमांड से इंक्रीज हो जाएगी और एज अ रिजल्ट हमारे प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स फॉल होंगे। कॉन्सिक्यूटिवली द इकोनॉमी विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स फॉलिंग इनकम लेवल रादर देन प्रॉस्पेरिटी। और होगा क्या, हमारी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी के बजाय इनकम लेवल और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा।